हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ये होगा हमारा क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें आज के सब्जेक्ट का विषय कोड जो है वो 213 है। और आज हम अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 यानी कि आधुनिक विश्व सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या नाम है, औद्योगिक इसके विश्व युद्ध के बाद जो है कौन कौन से संगठन बने थे और उनके क्या उद्देश्य थे, ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटे प्रश्न हो चाहे वो लॉन्ग प्रश्न हो। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और बेटा, जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर नंबर 4, आधुनिक विश्व सेकंड। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर का परिचय देखें तो देखिए, इस चैप्टर के परिचय में सबसे पहले क्या बात की गई है। कहा गया कि पुनर्जागरण के बाद यूरोप में अनेक परिवर्तन हुए, विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें हुई। बिल्कुल सही बात है, जब पुनर्जागरण हो गया था उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए थे और विज्ञान के क्षेत्र में नई नई जो है आविष्कार हुए थे। लोगों ने अंधविश्वास को छोड़कर अब तर्क और प्रयोगों को अपनाया। ठीक है, लोग अंधविश्वासों को छोड़ चुके थे, अब वो लोग दूसरे लोगों से जो है प्रश्न पूछते थे और प्रयोगों को अपनाते थे। मुद्रण कला यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का विकास, जो मुद्रण कला थी उसके विकास से क्या हुआ, शिक्षा और ज्ञान में तेजी से प्रसार हुआ। नई समुद्री खोजों से व्यापार बढ़ा, क्योंकि नई नई समुद्र से खोजें होने लगी जिससे कि व्यापार बढ़ा था। और इसी से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, वो इंग्लैंड से होती है। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, उससे क्या हुआ, उससे उत्पादन, परिवहन, व्यापार, समाज में व्यापक परिवर्तन किए। इसके साथ ही उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास हुआ। तो जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति ने आगे जाकर साम्राज्यवाद को जन्म दिया और उस साम्राज्यवाद ने उपनिवेशवाद को जो है अब जन्म दिया। वहीं से ही क्या हुआ, वहीं से ही विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमसे पूछा गया है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मशीनों के प्रयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हुआ। कहां पर हुआ, इंग्लैंड में मशीनों के प्रयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हुआ। इसी परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा गया। ठीक है, वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, इंग्लैंड से होती है, जिसमें मशीनों का इस्तेमाल करके बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और यही उत्पादन क्या कहलाया, औद्योगिक क्रांति कहलाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर औद्योगिक क्रांति के कारण की बात करें कि क्या कारण थे औद्योगिक क्रांति के, देखिए सबसे पहले जो इसका कारण था, अगर हम बात करते हैं इसके कारणों की, तो यहाँ देखिए कारण, ये सब औद्योगिक क्रांति के कारण है। जैसे पहला कारण क्या है, कृषि क्रांति, है ना। और ये कृषि क्रांति भी कहाँ हुई थी, ये हुई थी इंग्लैंड में। कहां पर, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो कृषि क्रांति हुई, इस कृषि क्रांति ने क्या हुआ, कृषि में नए उपकरण और तकनीकों का प्रयोग हुआ, उत्पादन बढ़ा, जिससे भोजन की उपलब्धता अधिक हुई और अधिक अधिशेष श्रम मिला और उद्योगों की ओर गया। ठीक है, तो कृषि क्रांति एक सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हो गई थी। 18वीं सदी में जो है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, तेजी से बढ़ी। अधिक जनसंख्या के कारण वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ी, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो पहला कारण क्या हुआ, कृषि क्रांति, और दूसरा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो ये दो तो कारण है औद्योगिक क्रांति के। आगे कारण और भी दिए गए हैं, जैसे कि तीसरा कारण जो है पूंजी उपलब्धता। व्यापार और उपनिवेश से अधिक धन प्राप्त हुआ। इस पूंजी का निवेश कारखानों, मशीनों और व्यापार में किया गया। ठीक है, चौथा कारण है वैज्ञानिक आविष्कार। नए नए आविष्कारों ने उत्पादन के तरीकों को आसान बनाया, जैसे भाप इंजन, स्पाइनिंग जेनी, पावर लूम, ये जितने भी आविष्कार थे, इससे कहीं ना कहीं उद्योगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली अपना ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए। ठीक, आगे आता है पांचवा पॉइंट, कोयला और लोहे की उपलब्धता। ठीक है, तो कोयला और लोहा जो था ये मुख्य स्रोत बना, विशेष रूप से भाप इंजन का, क्योंकि जो है भाप इंजन जो था ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था, जिससे क्या हुआ, जिससे कि उद्योगों को बहुत तेजी से अपना सामान बनाने के लिए
क्या मशीनें मिल गई। ठीक है, लोहा मजबूत और टिकाऊ मशीन बनाने के लिए आवश्यक था। ठीक है, तो कोयले और लोहे की उपलब्धता से भाप इंजन बने, जिससे कि मशीनों को गति मिल गई चलने, और मशीन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन करने लगी। उपनिवेशों से कच्चा माल मिला, तो उपनिवेशों से सस्ता और प्रचुर मात्रा में कच्चा माल मिला। ठीक है, जैसे कपास, जूट, नील, मसाले आदि। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, सातवां पॉइंट हमारा विकसित यातायात, सड़क, नहरों और बाद में रेल मार्गों का विकास हुआ। इससे कच्चे माल और तैयार माल को आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, और व्यापार का विकास हुआ। देखिए, पानी के माध्यम रास्ते से जो है बहुत सारी नाव को, बड़ी बड़ी जहाजों को जो है वो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो औद्योगिक क्रांति के कारण है। औद्योगिक क्रांति के कारण सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला कारण कृषि क्रांति, दूसरा जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, तीसरा कारण पूंजी की उपलब्धता, चौथा वैज्ञानिक आविष्कार, पांचवा कारण कोयला और लोहे की उपलब्धता, छठा उपनिवेशों से कच्चा माल, ठीक है, सातवां विकसित यातायात, और आठवां व्यापार का विकास। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कौन कौन से प्रमुख आविष्कार हुए थे जिससे हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति को बल मिला। तो सबसे पहला जो आविष्कार था साल 1733 में, देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, साल 1733 में यहाँ पर जॉन के नामक एक व्यक्ति ने फ्लाइंग शटल, एक ये मशीन थी फ्लाइंग शटल जो बनाया। अब देखिए इसकी क्या खासियत थी, इस आविष्कार से बुनाई की गति बहुत तेज हो गई और कपड़े का उत्पादन बढ़ा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि फ्लाइंग शटल किसने बनाया था, ये जॉन के ने बनाया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये फ्लाइंग शटल किसने बनाया था। फ्लाइंग शटल बनाने वाला व्यक्ति था जॉन के, और साल 1733 में बनाया था। फिर उसके बाद आगे आता है 1764 में जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पाइनिंग जेनी बनाई थी। देखिए स्पाइनिंग जेनी की फोटो है, ये एक मशीन है। इस मशीन के साथ अनेक धागे काटे जा सकते थे, जिससे कि सूत काटने की गति बढ़ गई। तो ये सूत काटने वाली एक मशीन थी जिसका नाम था स्पाइनिंग जेनी, और इसे जेम्स हार्ग्रीव्स ने साल 1764 में बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है थर्ड पर, यहाँ पर रिचर्ड ऑकराइट ने वाटर फ्रेम बनाया था। तो ये जल शक्ति से चलने वाली इस मशीन ने मजबूत धागा बनाना संभव किया। तो ये धागे बनाने वाली मशीन थी, ठीक है, जो जल की शक्ति से यानी वाटर के पावर से चलती थी। ठीक है, और ये थी वाटर फ्रेम, जिससे बनाने वाले व्यक्ति थे रिचर्ड ऑकराइट साल 1769 में। इसके बाद चौथी मशीन है जो साल 1779 में सैमुअल क्रम्पटन नामक एक व्यक्ति ने बनाई थी, जिसका नाम था स्पाइनिंग म्यूल। ठीक है, स्पाइनिंग म्यूल की ये फोटो है। इस मशीन ने मजबूत और बारीक दोनों प्रकार के धागों को बनाने की क्षमता प्रदान की। चाहे वो धागा मजबूत हो या बारीक हो, दोनों प्रकार के धागों को बनाने वाली ये मशीन थी, जिसे हमने स्पाइनिंग म्यूल बोला, और इसे सैमुअल क्रम्पटन ने बनाया था साल 1779 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पांचवा, एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम बनाया। यह मशीन भाप या जल शक्ति से चलती थी और कपड़े की बुनाई बहुत तेज हो गई इससे। ठीक है, तो ये भी कपड़े बनाने वाली मशीन थी। इसके बाद ये जेम्स वाट ने जो बनाया, ये भाप का इंजन में सुधार किया साल 1769 में। ठीक है, तो जेम्स वाट द्वारा जो भाप के इंजन में सुधार किया गया, उससे रेल को, उससे कारखानों को, जो कारखानों में चलने वाली जो मशीन थी और रेल के डिब्बे खींचने वाले जो इंजन थे, उसको काफी गति मिली, और इससे जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिली कारखानों को, ठीक है, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था कि जो जेम्स वाट ने भाप के इंजन में सुधार किया था साल 1769 में। ठीक, चलिए अब देखिए क्या कहते हैं, इन आविष्कारों ने कपड़ा उद्योगों को तेजी से विकसित किया, उत्पादन बढ़ाया, श्रम बचाया और औद्योगिक क्रांति की नींव रखी, है ना। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जितने भी आविष्कार यहाँ पर किए, उन सभी ने औद्योगिक क्रांति के अंदर एक बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण रोल दिया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक जो आपकी किताब है एमएएस की, वहां से प्रश्न लिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, शोषण और गंदी बस्तियां उद्योगों का परिणाम थी, इस समस्या को हल करने के 2 सुझाव बताइए, है ना। तो देखिए, क्योंकि जो गंदी बस्तियां थी ये सब उद्योगों की वजह से बसी हुई थी, है ना, और कहीं ना कहीं उद्योगों से शोषण भी हो रहा था, लोगों से जो है ज्यादा काम कराया जा रहा था, और जिन लोगों के पास, जो कारखानों में काम करने वाले लोग थे, जिनके पास घर नहीं था, तो झुग्गी बस्तियों में जो है स्लम एरिया में रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक समस्या थी। तो इस समस्या को हल करने के कोई 2 सुझाव बताने। देखिए पहला सवाल, पहला जो उत्तर है पॉइंट ये रहा कि श्रमिकों के लिए स्वच्छ और सस्ते आवासों की व्यवस्था की जाए, है ना। जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छे, स्वच्छ और सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएं। कारखानों में उचित वेतन मिले मजदूरों को, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए और श्रम कानूनों का पालन किया जाए, ठीक है, ताकि किसी भी मजदूर का शोषण ना हो। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या आप सहमत हैं कि औद्योगिकरण ने लोगों के जीवन स्तर को जन्म दिया? अपने उत्तर के समर्थन में 2 कारण बताइए। तो देखिए क्या कहते हैं, हाँ जी हम सहमत हैं। कारण क्या है, मशीनों द्वारा वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से वस्तुएं सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो गई, क्योंकि मशीनों ने अब वस्तु का उत्पादन जो है बहुत बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया था, जिससे कि वस्तुएं सस्ती हो गई और आसान हो गई, है ना। परिवहन, संचार और रोजगार के अवसर बढ़ गए, जिससे लोगों के जीवन में सुधार हुआ, क्योंकि अब मशीनों में जो माल बनने लगा उसे परिवहन यानी यातायात की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। इससे संचार बढ़ा और कारखानों में रोजगार के अवसर बढ़े, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो गया। ठीक है, चलो अगला पॉइंट कहता है परिवार प्रणाली में हुए 2 परिवर्तन लिखे जब लोगों को शहरों में ले जाया गया। देखिए जब लोग अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर शहरों में आए तो उससे क्या हुआ, संयुक्त परिवार जो थे वो टूटकर छोटे हो गए, है ना। जो लोग सब गांव में इकट्ठा रहते थे, अब जब वो शहर में काम की तलाश में आए तो उनके जो दूसरे साथी थे, जो उनके घर के परिवार के लोग थे, वो गांव में रह गए। तो इससे क्या हुआ, इससे जो ज्वाइंट फैमिली थी, जो संयुक्त परिवार था, वो टूट गया और वो एकल बनने लगे। परिवार के सभी सदस्य रोजगार के लिए बाहर जाने लगे और पारिवारिक नियंत्रण जो है वो कम हुआ। ठीक है, चलिए आगे कहता है ब्रिटिश उद्योगों ने महिला और बच्चों के रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया, ना कि ब्रिटिश उद्योगों ने महिला और बच्चों को रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया। तो इसका उत्तर देखिए, महिला और बच्चों को कम वेतन पर काम कराया जा सकता था। बिल्कुल सही बात है, अगर महिला और बच्चे हैं तो इन्हें कम सैलरी पर काम कराया जा सकता था। दूसरा, वे लंबे समय तक कार्य कर सकते थे। ठीक है, उनसे जितना मर्जी काम कराओ, कोई परेशानी नहीं है, और उन्हें कम वेतन देकर भी काम कराया जा सकता था। इससे उद्योगपति का उत्पादन बढ़ा और लागत कम होती थी। ठीक है, तो उद्योगपति जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनसे ज्यादा काम लेते थे और उन्हें कम पैसे देते थे, तो जिससे उनका उत्पादन तो बढ़ता था, लेकिन उनकी जेब से पैसा, उद्योगपतियों की जेब से पैसा कम होता था, क्योंकि महिला और बच्चे कम सैलरी में काम करते थे और उनसे ज्यादा काम कराया जाता था। ठीक है, क्योंकि महिला और बच्चों को अपने परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कारखानों में काम करना पड़ता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आता है औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए नवीन और तकनीक परिवर्तन कौन से हैं। तो देखिए जो परिवर्तन हुए वो तो आपको ऊपर जैसे मैंने बताया कि वस्त्र उद्योगों में कौन कौन से परिवर्तन हुए। देखिए जैसे मैंने बताया था, जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया था, जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पाइनिंग जेनी बनाई थी, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया था, और सैमुअल क्रम्पटन ने स्पाइनिंग म्यूल का आविष्कार किया था, एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम बनाया था। तो ये तो वस्त्र उद्योगों में हुए परिवर्तन थे, है ना, जिसमें वस्त्र उद्योगों में मशीनें लगाई गई और मशीनों से उत्पादन बढ़ा। आगे देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, लोहा और इस्पात उद्योगों को भी बढ़ावा मिला, है ना। कोयले के उपयोग से लोहे का उत्पादन बढ़ता है, बेहतर मशीनें, रेल की पटरियां और औद्योगिक उपकरण बनने लगे। इस्पात उद्योगों के विकास से भारी उद्योगों को बढ़ावा मिला, है ना। तो लोहा और इस्पात उद्योग भी जो है औद्योगिक क्रांति के समय बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, परिवहन क्रांति। तो जेम्स वॉट ने भाप इंजन में सुधार से उद्योगों को जो है वो एक गति दी। ठीक है, रेल, जहाज, सड़कों का विकास हुआ, व्यापार और लोगों का आवागमन जो है वो तेज हो गए, है ना। तो जब परिवहन में क्रांति हुई तो इससे लोगों को रोजगार मिला, इससे व्यापार बढ़ा, रेल का आविष्कार हुआ, जहाज बनने लगे पानी के, सड़कें बनने लगी जहां से सामान को यातायात के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। तो ये तो हमें पता लग गया कि औद्योगिक क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति ने क्या क्या आविष्कार हुए और औद्योगिक क्रांति से जो है क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो अब वहीं हम इसके प्रभाव को देखते हैं कि इसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं प्रभाव की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। तो औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो गई। अब उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बड़े बड़े कारखाने बनने लगे थे, ना, स्थापित हो गए थे, व्यापार और पूंजीवाद का विकास हो गया था। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को बढ़ाया, कारखानों को लगाया और इससे व्यापार बढ़ा और पूंजीवाद बढ़ा। ठीक है, तो ये तो था आर्थिक प्रभाव। अब सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं, तो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा औद्योगिक क्रांति का। तो इससे क्या हुआ, इससे शहरीकरण बढ़ा, है ना, नए नए शहर बसने लगे, श्रमिक वर्ग का उदय। अब गांव में जो लोग खेती कर रहे थे वो शहरों में जाकर क्या करने लगे, कारखानों में काम करने लगे। महिलाएं और बच्चे भी कारखानों में कार्य करने लगी, है ना। अब उनसे भी काम कराया जाने लगा, बच्चों और महिलाओं से। गंदी बस्तियां और श्रमिकों का शोषण बढ़ा। तो औद्योगिक क्रांति से एक नुकसान ये हुआ कि अब नए नए शहर तो बने, लेकिन साथ साथ जो स्लम एरिया था वो भी बढ़ता चला गया और उस स्लम एरिया से जो है बीमारियां फैलने लगी। और साथ ही साथ जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे श्रमिकों से ज्यादा काम कराया जाने लगा
उनसे कम वेतन पे ज्यादा काम कराया जाने लगा, जिससे कि श्रमिकों का शोषण बढ़ा। ठीक है, तो ये काम भी औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए। अब आगे अगर हम बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव की, देखिए तो यूरोपीय देशों में उपनिवेश स्थापित होने की होड़ बढ़ गई और साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। तो ये तो था राजनीतिक प्रभाव कि भाई औद्योगिक क्रांति से साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ और अब उपनिवेश स्थापित करने की होड़ मच गई, जहां से जो लोग औद्योगिक क्रांति में शामिल थे उनको कच्चा माल मिल सके और उस कच्चे माल को वो तैयार करके वापस उन्हीं देशों में या दूसरे देशों में बेच सके। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की। ठीक है, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ठीक है, तो देखिए साम्राज्यवाद के का और उपनिवेशवाद का उदय क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि साम्राज्यवाद का जो उदय है, कहीं ना कहीं ये क्या है, ये औद्योगिक क्रांति ही इसका उदय का कारण है। औद्योगिक क्रांति है ना, औद्योगिक क्रांति की वजह से ही ये साम्राज्यवाद बना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन है क्या। इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैंने डेफिनेशन इसकी दी गई है। अभी हम इसके कारण देख लेते हैं कि साम्राज्यवाद के कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए साम्राज्यवाद के कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कच्चे माल की आवश्यकता, है ना, कि कच्चा माल जो था उसकी जरूरत जो थी वो साम्राज्यवाद का कारण थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी। कपास, जूट, रबड़, खनिज तेल जैसे संसाधन एशिया और अफ्रीका से प्रचुर मात्रा में जो है वो प्राप्त होते थे। दूसरा, तैयार माल के लिए नए बाजार। अब कच्चा माल मिल गया, उस कच्चे माल को जो पूंजीपति लोग थे, जो कारखानों के मालिक थे, उन्होंने अपने कारखानों में लिया और उस माल को तैयार कराया। अब तैयार होने के बाद उस माल को बेचने के लिए, जो तैयार माल था उसे बेचने के लिए एक नए बाजार की खोज हुई। ठीक है, नए बाजार पर जो है उस पर नजर रखी गई ताकि कोई नया बाजार मिले और वहां पर तैयार माल को बेचा जा सके। तो यूरोप में बने कारखानों का तैयार माल बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी। एशिया और अफ्रीका की विशाल जनसंख्या एक बहुत बड़ा बाजार साबित हुई। ठीक है, ताकि इन तैयार माल को बेचा जा सके। आगे तीसरा है अतिरिक्त पूंजी का निवेश। औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय देशों में अधिक पूंजी एकत्रित हुई। इस अतिरिक्त पूंजी को सुरक्षित और लाभकारी निवेश के लिए उपनिवेशों में लगाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करना राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक बन गया। जो देश ज्यादा उपनिवेश स्थापित करेगा वो ज्यादा शक्तिशाली और प्रतिष्ठावान माना जाएगा, ऐसी होड़ लग गई। ठीक है, और उपनिवेशों से होने वाले देश की शान और प्रभाव जो है इससे बढ़ता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देश जो है, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, डच है, इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, यहाँ से वो कच्चा माल लेते थे, उसको तैयार करके हमारे ही देश में बेचते थे और दूसरे देशों में भी बेचते थे। ठीक, चलिए आगे पांचवा आता है सैन्य शक्ति का विस्तार हुआ। ठीक है, इस उपनिवेशों के नियंत्रण के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग किया गया। सैनिक अड्डे बनाए गए, नौसैनिक बेड़े बनाए गए, हथियारों की मदद से नियंत्रण मजबूत किया गया। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद। यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के कमजोर और पिछड़े देशों पर कब्जा करने की नीति को अपनाया। इसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, तो ये तो थे साम्राज्यवाद के विस्तार और उसके कुछ कारण। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर सातों पॉइंट दिया है, सातों पॉइंट देख लेते हैं। एशिया और अफ्रीका के यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना हुई है ना। तो देखिए जितना भी वर्ल्ड का मैप है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा ये एशिया है, ये अफ्रीका है ना। तो एशिया और अफ्रीका के देशों में इस तरीके से अंग्रेज और दूसरे बाकी देश जैसे फ्रांस है, डच है, हॉलैंड है, ठीक है, अमेरिका है, इन सभी देशों ने धीरे धीरे करके अपने उपनिवेश स्थापित किए, जहां से कच्चा माल लेते थे और अगर किसी तरह की कोई असुविधा हो, उन्हें कोई परेशानी हो, तो वहां पर सैनिक नियंत्रण भी रखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू होती है, तो इंग्लैंड में होती है। ठीक है, स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया। इनके साल भी आपको याद होने चाहिए। आगे भाप इंजन में सुधार किसने किया, जेम्स वाट ने किया, है ना। और इसके बाद पावर लूम का आविष्कार किसने किया, एडमंड कार्टराइट ने किया। फ्लाइंग शटल का किसने बनाया, तो इसे जॉन के ने बनाया था साल 1733 के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है अफ्रीका में साम्राज्यवाद। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका में साम्राज्यवाद मोटा मोटा ये है कि अफ्रीकी देशों पर नियंत्रण किया गया, उन पर उनसे कच्चा माल लेने के लिए, औद्योगिक क्रांति में कच्चे माल को शामिल करने के लिए अफ्रीका में कई सारे देशों ने अपने जो है स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधे इसके प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा नजर रखनी है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है, भेदभाव और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेंगे, जाति, धर्म, रंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।
अन्याय का विरोध करेंगे, मानव अधिकारों का सम्मान करेंगे, लोगों में समांतर भाईचारे की भावना को बढ़ाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है ये साम्राज्यवाद के आने के बाद जो है ये सामने आती है, ठीक है, क्योंकि साम्राज्यवाद जो था इसी ने कहीं ना कहीं रंग भेद को और जो ऊंच नीच की जो भेदभाव की जो नीति थी उसको जन्म दिया। ठीक। अब एशिया में साम्राज्यवाद की बात करते हैं, तो देखिए एशिया में अगर हम साम्राज्यवाद की बात करें तो एशियाई देश, यूरोपीय देशों ने एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए। ब्रिटेन और फ्रांस ने व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1763 में ब्रिटेन ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त कर दिया और अपना शासन मजबूत कर दिया। जापान और चीन ने प्रारंभ में पश्चिमी प्रभाव का विरोध किया, लेकिन बाद में औद्योगिकरण और आधुनिक तकनीक को अपनाया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शुरू शुरू में जो है ब्रिटेन और फ्रांस जो है मिलकर व्यापार कर रहे थे, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने फ्रांस को हटाकर भारत पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। लेकिन चीन और जापान जो भी एशिया, ये भी जो एशिया के देश हैं, इन्होंने शुरू में तो इसका विरोध किया कि हम यूरोपीय देशों का विरोध करते हैं, लेकिन बाद में ये भी आधुनिकीकरण और औद्योगिक क्रांति को जो है इन्होंने अपना लिया। अगर हम चीन की बात करते हैं तो देखिए चीन में क्या होता है, यूरोप में चीनी वस्तुओं की बहुत मांग थी, लेकिन चीन यूरोपीय वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहता था, है ना। ब्रिटिश व्यापारियों ने चीन में अफीम बेचना शुरू किया, इससे अफीम युद्ध हुआ और चीन पराजित हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिश, यानी अगर मैं अफीम युद्ध की बात करता हूं तो अफीम युद्ध जो है वो चीन चीन वर्सेस इंग्लैंड, इनके बीच में होता है। ठीक है, अफीम का युद्ध इंग्लैंड के बीच में होता है, जिसमें चीन हार जाता है और इंग्लैंड जीत जाता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो होते हैं ये चीनी लोगों में नैतिक पतन, इनका नैतिक पतन करने के लिए इनको अफीम चखाना इन्होंने शुरू कर दिया, जिससे कि चीन के लोगों में अफीम की आदत पड़ गई और एक तरीके से वहां पे जो लोग थे वो सब बर्बाद होने लगे अफीम को यूज करते करते। ठीक है, जिसकी वजह से चीन ने इसका विरोध किया और इंग्लैंड और चीन के बीच में इसलिए युद्ध भी होता है, जिसे अफीम का युद्ध बोला जाता है। परंतु उस युद्ध में चीन पराजित होता है। अब युद्ध के बाद होता क्या है, चीन के 5 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए, विदेशी माल पर शुल्क लगाने का अधिकार सीमित हो गया, हांगकांग ब्रिटेन को सौंप दिया गया और उसके बाद भी एक दूसरा अफीम युद्ध हुआ, जिसमें फिर से चीन पराजित हुआ और चीन को बहुत ज्यादा रियायतें देनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लैंड ने चाइना को 2 बार अफीम के युद्ध में हराया। ठीक, चलिए अब आगे देखिए इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, इनको देखते हैं। अफ्रीका का विभाजन कब हुआ? साल 1880 से 1910 के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका में कौन कौन से 2 देश स्वतंत्र थे? एक थे लाइबेरिया और दूसरा इथोपिया। ठीक है, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था? लिस्बन, पुर्तगाल। चीन और ब्रिटेन के बीच कौन से युद्ध हुए? प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध। हांगकांग किसे सौंपा गया? ब्रिटेन को। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं जापान की। ठीक, तो देखिए जापान जो था ये साल 1868 में हुए मेजी पुनर्स्थापन ने जापान को एक बंद आधुनिक सामंती समाज से आधुनिक राष्ट्र में बदल दिया। जापान के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, इसीलिए उसे विदेशी बाजारों और कच्चे माल की आवश्यकता थी। 1871 में जापानी नेताओं ने यूरोप में और अमेरिका का दौरा किया। 1877 में जापान में बैंक स्थापित किए गए, कारखाने लगाए गए, शिक्षा का विस्तार किया गया, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए पश्चिमी देशों में भेजा गया। ठीक है, 1905 के बाद जापान एक शक्तिशाली औद्योगिक और सैन्य राष्ट्र बन गया। ठीक है, और उसने कोरिया, मंचूरिया, चीन के कुछ भाग, ताइवान और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। ठीक है, जापान जो पहले एक बंद सामंती समाज था, अब वो धीरे धीरे उसने औद्योगिकरण को अपनाया, आधुनिक चीजों को अपनाया। ठीक है, उसने अपने बैंक स्थापित किए, उसने अपने जो नेताओं को अमेरिका में भेजा, यूरोप में भेजा और धीरे धीरे करके वो एक क्या बन गया? एक सैनिक राष्ट्र बन गया, जिसने अपने आसपास के मुल्कों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और अपना प्रभाव बनाया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगर हम जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्राज्यवाद की, तो देखिए जैसे नेपाल है, बर्मा है, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया, भारत, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, श्रीलंका पर पहले पुर्तगाली और बाद में डच और फिर से अंग्रेजों का अधिकार हुआ। अंग्रेजों ने श्रीलंका में चाय, रबड़, कॉफी का बागान विकसित किए। फ्रांस ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर अधिकार किया। ब्रिटेन ने बर्मा, मलाया, सिंगापुर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। थाईलैंड स्वतंत्र बना रहा, ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच बफर राज्य बना रहा। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे जहां पर अंग्रेज और दूसरे देशों ने जो है, इंग्लैंड और दूसरे देशों ने अपना दबदबा बनाया। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करते हैं साम्राज्यवाद के प्रभाव की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है साम्राज्यवाद का प्रभाव। देखिए साम्राज्यवाद के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो इसके 2 प्रभाव है, एक है सकारात्मक प्रभाव
ठीक है, और एक है नकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव दिए गए हैं जिन पे अभी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके नकारात्मक प्रभाव को भी देखेंगे, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ लेता है कि साम्राज्यवाद के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या थे, या कोई एक पूछ लेगा आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो साम्राज्यवाद के अगर सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो देखिए, पहला क्या, रेल मार्ग का विकास हुआ, नहरों का निर्माण हुआ, डाक, तार, टेलीफोन और संचार का विकास हुआ, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ और राष्ट्र भावना मजबूत हुई। तो जितने भी बातें हैं ये सब सकारात्मक प्रभाव थे, किसके थे, साम्राज्यवाद के। चाहे रेल का विकास हो, चाहे नहरों का निर्माण हो, चाहे डाक, तार, संचार का विकास हो, शिक्षा का प्रसार हो, वैज्ञानिक सोच का विकास हो और राष्ट्रवाद की भावना का मजबूत होना, ठीक है। ये सभी क्या थी, ये सब भी सकारात्मक प्रभाव थी, ठीक है। अब इसके नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। तो देखिए, नकारात्मक प्रभाव में जैसे कि अगर हम बात करते हैं आगे कि इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, क्योंकि जो साम्राज्यवाद देश थे, जैसे इंग्लैंड, ये एक साम्राज्यवादी देश था, और उपनिवेश जैसे भारत, तो इंग्लैंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, क्योंकि इसने लोगों से, किसानों से, दस्तकारों से इतना ज्यादा टैक्स लिया कि वो बेचारे बर्बाद हो गए, ठीक है। और स्वदेशी उद्योगों का पतन हुआ, इंग्लैंड ने हमारे ही देश के उद्योगों को बर्बाद कर दिया, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ, कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई, ठीक है। तो जितनी भी चीजें थी ये सब कहीं ना कहीं इसके नकारात्मक प्रभाव में शामिल थी, ठीक है। अगर चीन की बात करें तो चीन को भी प्रभाव क्षेत्र में बांट दिया, अफ्रीका और यूरोप की शक्तियों का विभाजन हुआ, अफ्रीका को दास बनाकर बेचा गया, दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद को लागू किया गया, भारत में अंग्रेज व्यापारी बनकर आए लेकिन बाद में शासक बन गए, उन्होंने भारतीय उद्योगों को कमजोर कर भारी जो है कर यानी टैक्स लगाया और भारत कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। यानी अब कच्चा माल भारत से लेकर इंग्लैंड अपने देश में ले जाता था और वहां उसे अपने कारखानों में तैयार करता था और फिर वापस उसे भारत में बेचता था, ठीक है। और वो भी सस्ते दामों पर बेचे जाते थे, और जो माल इंग्लैंड से भारत में आता था बिकने के लिए, उस पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं था, या फिर केवल नाम मात्र के लिए टैक्स होता था 2% या 2.5%, ठीक है। इसलिए माल बहुत सस्ता होता था और यहाँ उसे खरीद लेते थे लोग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, साम्राज्यवाद की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद वह नीति है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली देश अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के बल पर दूसरे देश पर अधिकार स्थापित कर उनका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करता है ना। तो साम्राज्यवाद में एक ताकतवर देश अपनी सैनिक शक्ति से, अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति से किसी दूसरे देश का आर्थिक और राजनीतिक शोषण करता है। जैसे इंग्लैंड ने साम्राज्यवादी देश था और भारत एक उपनिवेश था, तो इंग्लैंड ने अपने सैनिक बल पर हमारे देश का आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया और हमारे देश पर उसने कंट्रोल किया, नियंत्रण किया 200 साल तक, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, साम्राज्यवाद के प्रसार से हुए परिवहन विकास के 2 लाभ बताइए। अब साम्राज्यवाद से क्या परिवहन का लाभ हुआ, तो इससे क्या हुआ, रेल मार्ग, सड़क, नहरें और बंदरगाह का विकास हुआ, व्यापार, संचार और लोगों के आवागमन में तेजी हुई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं परिवहन का विकास हुआ। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की, ठीक है। देखिए, साम्राज्यवाद से कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध जुड़ा हुआ है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध देखिए, औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारण यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। 28 जुलाई साल 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, है ना। तो डेट इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। और इस विश्व युद्ध की, जो ये प्रथम विश्व युद्ध था ना, इसमें विश्व की प्रमुख शक्तियां 2 गुट में बट गई। यह युद्ध 11 नवंबर 1918 तक चला और इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में शामिल था। तो अगर कोई आपसे पूछे पहला विश्व युद्ध कब शुरू होता है, तो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है ये पहला विश्व युद्ध, ठीक है। अगर डेट आपको याद होती है तो ठीक, नहीं तो आपको सन याद होना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे विनाशकारी युद्ध था, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस युद्ध के कारण क्या थे, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, प्रथम विश्व युद्ध था मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्धों में था। इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई, यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो गई, ठीक। तो अब इसके कुछ कारण थे प्रथम विश्व के, देखिए, ठीक है। तो इसके कारणों को देख लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पहले तो युद्ध की अवधि देखिए, युद्ध की अवधि क्या है, ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक है। अब युद्ध के कारण देखिए क्या है, जैसे साम्राज्यवाद की होड़ हो गई, राष्ट्रवाद का उदय हो गया, सैनिक गुटों का निर्माण हो गया, हथियारों की दौड़ हो गई, बाल्कन क्षेत्रों में स्थिरता हो गई। ये सभी युद्ध के कारण हैं, ठीक है। कि बहुत ज्यादा हथियार बनने लग गए थे, नए नए सैनिक गुट बनने लग गए थे, साम्राज्यवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था।
तो ये कहीं ना कहीं युद्ध का कारण थे। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में दो पक्ष बढ़ गए आपस में। ठीक है, युद्ध जो है दो पक्षों में हुआ, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्ति। देखिए जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, जापान, ये तो मित्र राष्ट्र में थे, और एक सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय शक्ति जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया थे। तो पहला विश्व युद्ध ऐसे दो ग्रुपों में पूरी दुनिया बट गई, जिसमें जो आपस में लड़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, है ना। तो ये सभी लड़ाइयां हुई, और ये उस समय की जो प्रमुख लड़ाइयां हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखना आपको। इस युद्ध की विशेषताएं देखिए, क्या क्या विशेषता थी। मशीन गन, टैंक, जहाज, पनडुब्बी, हवाई जहाज, इनका बहुत इस्तेमाल हुआ। खाड़ियों में युद्ध हुआ, है ना। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बड़े पैमाने पर जन की हानि हुई, लोगों की हानि हुई, है ना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है किसी लोगों की हानि हुई, और जो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मानव और आर्थिक हानि हुई। ठीक है, लोग 1 करोड़ से अधिक जो है सैनिक मारे गए, करोड़ों लोगों की, नागरिकों की मृत्यु हो गई। यूरोप की अर्थव्यवस्था भी बहुत प्रभावित हो गई, क्योंकि बहुत सारे देश तो युद्ध कर्जे में लड़ रहे थे, और वो युद्ध हार गए, जिससे कि उनका पूरा का पूरी इकोनॉमी जो है डूब गई। कई सारे देश जो कर्जे में डूब गए। ठीक है, ठीक। अब इसके परिणाम की बात करते हैं कि क्या परिणाम हुए प्रथम विश्व युद्ध में। युद्ध खत्म होने के बाद क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो परिणाम क्या था, नए राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोप में कई नए देश बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया, फिनलैंड। तो नए नए देशों का उदय हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। दूसरा से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, है ना। राष्ट्र संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद वर्साई की संधि हुई साल 1919 में। जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई गई, जिससे जर्मनी में असंतोष पैदा हुआ, है ना। वर्साई की संधि ये भी एक प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। ठीक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और राजनीतिक संतुलन बदल गया। दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी जो भी संधियां हुई, या प्रथम विश्व युद्ध में जो भी शर्तें लगाई गई, कहीं ना कहीं उससे दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो जाती है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वर्साई की जो संधि थी, ये बहुत कठोर संधि थी, जो जर्मनी पर लगा दी गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी बर्बाद हो गया था। और उसी बर्बादी के रास्ते हिटलर ने अपने आप को जर्मनी का सबसे ताकतवर नेता बना दिया था, और हिटलर ही दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रमुख परिणाम किसके, प्रमुख परिणाम किसके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, यानी प्रथम विश्व युद्ध के। ठीक, चलिए अब ये तो आपको बता दिया है कि यूरोप में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दो गुटों में बट गया था। एक है ट्रिपल अलायंस, एक है ट्रिपल एकांश, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, है ना। ये तो ट्रिपल अलायंस थे, और ट्रिपल एकांश में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ठीक है, ये सब थे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चलता है। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। 1917 में रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम को स्वीकार किया और युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के दौरान मशीन गन, टैंक, पनडुब्बी, जहरीली गैसें और हवाई जहाज जैसे आधुनिक हथियारों का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये सारे नुकसान जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछता है कि ट्रिपल अलायंस का गठन किन देशों में हुआ। तो ट्रिपल अलायंस जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली में हुआ ट्रिपल अलायंस। बाल्कन युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया। तो बाल्कन युद्ध जो है ये साइबेरिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मॉन्टेग्रो, तुर्की, इनके बीच में लड़ा गया। चलिए अब प्रथम विश्व युद्ध की देखिए अगर बात करते हैं, प्रथम विश्व के तत्कालिक परिणाम क्या हुए। परिणामों को तो हमने पहले देख लिया, चलो यहाँ भी देख लेते हैं कि प्रथम विश्व के परिणाम जैसे मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्ध हुआ, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो गई, है ना। ठीक है, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस, तुर्की, ये जितने भी साम्राज्य सब समाप्त हो गए। ठीक, चलिए और इसमें देखिए, इसमें आता है 1919 की वर्साई संधि, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी पता होना चाहिए। ये जो वर्साई की संधि थी, ये जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई गई। जर्मनी से युद्ध क्षतिपूर्ति देने को कहा गया। जर्मनी के उपनिवेश उससे छीन लिए गए। जर्मनी का राजनीतिक मानचित्र बदल गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, फिनलैंड, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया जैसे नए राष्ट्र अस्तित्व में आए, है ना। तो जर्मनी पर वर्साई की संधि लगा दी गई। जर्मनी की सैनिक पावर को भंग कर दिया गया। जर्मनी के जितने भी रॉ मटेरियल, जो भी उसके खनिज संसाधन वाले क्षेत्र थे, वो सब आपस में फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों ने बांट लिए। ठीक है, और उससे युद्ध का जो है प्रथम युद्ध का सबसे बड़ा कारण जो जर्मनी को माना गया, और उससे जो है क्षतिपूर्ति देने के लिए बोला गया। ठीक है, तो
यहाँ पर ये सब जर्मनी के साथ हो रहा था। अब हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस की, है ना। प्रथम युद्ध के बाद जो लीग ऑफ नेशन बनता है, तो देखिए 1920 में विश्व शांति बनाए रखने के लिए, भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, 1920 में लीग ऑफ नेशन बनता है, ठीक है, ताकि आगे भविष्य में किसी तरह का युद्ध ना हो, है ना। तो ये जो देखिए लीग ऑफ नेशन था, इसके कुछ उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? जैसे कि विश्व में शांति बनाए रखना, ठीक है, विश्व में स्थायी शांति स्थापित रहे, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, विवादों का बातचीत और समझौते से हल होना, है ना, किसी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, तो राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना, ये भी संयुक्त राष्ट्र का एक उद्देश्य था। ठीक है, भविष्य में युद्धों को रोकना, आगे किसी भी तरह का जो है भविष्य में युद्ध ना हो, प्रथम विश्व युद्ध हो गया है, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, विश्व युद्ध ना हो, ऐसे युद्ध जो भयानक युद्ध थे उनको रोकना इस संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, इसकी ये जो राष्ट्र संघ था, नेशनल जो लीग था, ये जो नेशनल लीग था, इसकी स्थापना हो गई, इसके उद्देश्य थे, लेकिन ये फिर भी फेल हो जाता है। इसके कुछ कारण थे फेल होने की, फेल हो गया, बनाया इसलिए गया था कि ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, पर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसके कारण ये फेल हो गया। तो कुछ कारण थे, क्या थे? जैसे लीग के पास अपनी सेना नहीं थी, है ना, जो ये जो राष्ट्र संघ था, इसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी, अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना, जो एक सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी पावर थी, तो उसका शामिल इसमें ना होना एक सबसे बड़ी विफलता का कारण था इसका। ठीक, आगे जापान, इटली और जर्मनी के आक्रमणों को रोकने में ये असफल रही, है ना, ये किसी तरह से भी बाकी देशों पर कंट्रोल नहीं कर सका। ठीक है, जैसे जापान पर, इटली पर, जर्मनी पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं कर सका। ठीक है, और आगे द्वितीय विश्व युद्ध को ये रोक नहीं सका, है ना, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर को तो किसी तरीके से रोक ही नहीं पाया। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध जो है साल 1939 से 1945 में हुआ, जिसकी वजह से ये फेल हो गया, है ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? राष्ट्र संघ ने शांति और सहयोग की भावना को बढ़ाया, लेकिन प्रभावी शक्तियों और सदस्यों के सहयोग की कमी के कारण ये अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सका। ठीक, चलिए अब इसके कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। लीग ऑफ नेशन कब और किसके प्रस्ताव पर बनाई गई? लीग ऑफ नेशन 1920 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों के प्रस्ताव पर जो है के आधार पर बनाई गई, है ना। तो वुडरो विल्सन कौन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और इनका सबसे बड़ा योगदान था लीग ऑफ नेशन को बनाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दो विश्व के बीच दुनिया, प्रथम और द्वितीय विश्व के बीच 1919-1939 में विश्व में अनेक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन और घटनाएं हुई, जैसे यूरोप में फांसीवाद और नाजीवाद का उदय। ठीक है, तो यूरोप में फांसीवाद और नाजीवाद का उदय, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या कारण थे। जैसे 1929 की वैश्वव्यापी आर्थिक मंदी होती है, जिसकी वजह से यूरोप में फांसीवाद और नाजीवाद जो है जन्म लेता है। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय होता है, इटली में मुसोलिनी का उदय होता है, जापान जो है साम्राज्यवाद का विस्तार करने लग जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से नाजीवाद और फांसीवाद का उदय होता है। तो नाजीवाद और फांसीवाद के विकास के कुछ कारण थे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इटली की, तो इटली में था फांसीवाद, है ना, एक तरीके से डिक्टेटरशिप, तानाशाही थी, जिसका हेड था मुसोलिनी, और 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी विशेषताएं क्या थी? कि तानाशाही शासन रहे, राष्ट्रवाद रहे, सैन्यवाद रहे, लोकतंत्र का विरोध होता रहे। ठीक है, ये सारी बातें कौन फॉलो करता था? मुसोलिनी फॉलो करता था, और ये फांसीवाद का एक बहुत बड़ा जो था उसको फॉलो करने वाला था, जो कि इटली का था, मुसोलिनी। अगर हम बात करते हैं नाजीवाद की, नाजीवाद जो था ये जर्मनी से जुड़ा हुआ था, इसका नेता एडोल्फ हिटलर था। 1933 में हिटलर सत्ता में आता है। इस नाजीवाद की विशेषताएं क्या थी? इसमें तानाशाही थी, इसमें आर्य श्रेष्ठता का सिद्धांत था कि आर्य श्रेष्ठ, बाकी सब जो है उनसे नीचे है ना। इसने अपना सैन्य विस्तार किया और यहूदी पर अत्याचार किए। ठीक है, तो ये इस नाजीवाद की विशेषता थी। तो फांसीवाद और नाजीवाद बेटा ये दोनों बहुत बड़ा एक रीजन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। उन दो देशों के नाम लिखे जाओ 1920 में तानाशाही सरकार बनती है, तो इटली और जर्मनी, है ना। आगे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम का नाम बताइए, तो न्यू डील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कहता है द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। लीग ऑफ नेशन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। यह संगठन भविष्य में युद्धों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, है ना। और 3 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के देखिए कारण क्या थे, यहाँ पे बहुत सारे कारण लिखे गए हैं ना।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो देखते हैं हम इनको। तो जैसे पहला कारण है जर्मनी के ऊपर जो लगाई गई वर्साई की संधि थी, है ना, ये सबसे बड़ा कारण था। आप केवल और केवल ये पॉइंट आप बच्चों को याद होने चाहिए ना, जर्मनी की वर्साई संधि। और कोशिश कीजिएगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर माइंड मैप से बनाई गई है, ऐसे ही आप भी अपने आंसर्स माइंड मैप से लिखें, ठीक है। तो जर्मनी की वर्साई संधि हो गया। दूसरा, इटली की जो असंतुष्टि हो गया, जो इटली में फांसीवाद जो नेता था, जो मुसोलिनी जो नेता था, वो असंतुष्ट था, वो ज्यादा से ज्यादा जो है देशों को जीतना चाहता था, उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था, ठीक है। तीसरा, हिटलर की आक्रामक और विस्तारवादी नीति। ये जो हिटलर था, ये जर्मनी का बहुत बड़ा तानाशाही था, और हिटलर जो था ये चाहता था कि ये बाकी देशों पर भी अपना कब्जा करके उन पर के संसाधनों को अपने कंट्रोल में करे और अपनी जनसंख्या को वहां बसाए। तो इसकी जो विस्तारवादी नीति थी, ये सबसे बड़ा कारण थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक, आगे देखिए, आगे फोर्थ पॉइंट बोला गया है रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी, है ना। तो रोम, बर्लिन और टोक्यो, ये एक इनमें एग्रीमेंट हो गया। तो ये एग्रीमेंट से ये तीनों देश आपस में एक हो गए और इनको सपोर्ट मिल गई एक दूसरे की, ताकि दूसरे देशों पर जो है कंट्रोल कर सके, है ना। चलिए, ठीक। अब अगला देखिए, जैसे यहाँ पर पश्चिमी राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। स्पेन का गृह युद्ध, ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। म्यूनिख समझौता, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। और आगे इसमें है सोवियत और संघ और अनाक्रमण संधि, है ना। तो ये सोवियत संघ और जो हिटलर के बीच में देख रहे हैं आप, अनाक्रमण संधि जो थी, ये भी बहुत बड़ा कारण था, है ना। और यहाँ पर नौवां पॉइंट जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो ये देखिए, ये इंग्लैंड और फ्रांस का झंडा है और यहाँ पर ये जर्मनी का झंडा है ना, तो जर्मनी का फ्लैग है। तो आप देख रहे हैं इनके बीच में जो है ये युद्ध शुरू हो जाता है। तो दूसरे विश्व की शुरुआत जो है इनके बीच में होती है, और फिर धीरे 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 करके बाकी सभी देश जो है इस वर्ल्ड वॉर की चपेट में आ जाते हैं और एक गुट बन जाता है, ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के नाम से, जिसमें एक तरफ है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, और दूसरी तरफ है जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण और 30 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की करने की घोषणा कर दी, ठीक। चलिए, अब देखिए इसके परिणाम क्या हुए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही आता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम क्या हुए। तो देखिए, 19 सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई और जान माल तथा संसाधनों का अपार क्षति हुई, है ना। बड़े शहर पूरी तरीके से नष्ट हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, है ना। जर्मनी में नाजी शासन द्वारा लाखों यहूदियों का नरसंहार किया गया, हॉलोकास्ट कहा गया, जिसे जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया, जिससे दोनों शहरों में भारी जन और धन की हानि होती है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरे विश्व युद्ध का एक सबसे बड़ा जो था ये नुकसान था, है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ आगे कहते हैं युद्ध के बाद जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया गया, प्रत्येक भाग पर विजयी राष्ट्रों का नियंत्रण हुआ, नाजी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया, जापान को भी कुछ समय तक अमेरिका के नियंत्रण में रखा गया, साम्राज्यवाद कमजोर पड़ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरे। अब साम्राज्यवाद क्या हो, विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो गया, बट संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो है ये अब दो पावरफुल महाशक्तियों के रूप में उभरे। विश्व की दो गुटों में जो विभाजित हो गया, एक जो था पूंजीवादी गुट जिसे अमेरिका फॉलो कर रहा था, एक था साम्यवादी गुट जिसे सोवियत संघ यानी रूस फॉलो कर रहा था, ठीक है। अब इन दो गुटों के बीच लंबे समय तक तनाव और प्रतिस्पर्धा बनी, जिसे कोल्ड वॉर कहा गया। तो कोल्ड वॉर किसके बीच में होता है, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट यानी अमेरिका गुट और सोवियत संघ गुट, ठीक है। चलिए, अब कुछ समस्याएं थी विश्व शांति, ये कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो कुछ समस्या सामने आई, क्या क्या थी, जैसे आतंकवाद थी, युद्ध और सीमा विवाद था, परमाणु हथियारों की होड़ थी, जलवायु परिवर्तन था, भूख और गरीबी और भुखमरी थी, है ना। तो इस समस्या का समाधान देखिए कैसे किया गया। देशों के बीच में संवाद और कूटनीति बढ़ाई गई, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाया गया, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण लगाया गया, पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक सहयोग की बात की गई, शिक्षा, रोजगार और समान विकास को बढ़ावा दिया गया, नागरिकों के रूप में हमारा योगदान क्या था। तो ये जो था, ये तो सारी चीजें वो थी जो इस समस्या का समाधान था, ठीक है। और अब एज सिटीजन जो था वो हमारा क्या योगदान था कि हम भाईचारे को और शांति को बढ़ावा दें, हिंसा और भेदभाव का विरोध करें, पर्यावरण की रक्षा करें, कानून का पालन करें और सामाजिक सद्भाव के साथ
मिलकर समाज में रहें। ये एक नागरिक के तौर पे थी, ठीक है। तो जो भी ये समस्या आई, ये जो विश्व युद्ध के बाद जो समस्या आई, ये बहुत बड़ी समस्या थी और इनका समाधान इस तरीके से निकाला गया, ठीक है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई। प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो इसके उद्देश्य क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे, यूएनओ के, ठीक है। यूएनओ इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य था विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, है ना। किसी तरह का कोई भी विवाद होता है तो उसको बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालना। तीसरा, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। चौथा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, है ना। किसी तरह से कोई भी लड़ाई झगड़ा या किसी तरह से कोई भी हथियारों का इस्तेमाल ना करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ाना, ठीक है। तो ये थे इसके उद्देश्य, है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखने वाली है कि इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसमें वर्तमान में अब 193 देश हैं। वर्तमान में किसमें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन दो जापानी शहरों पर बम गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का औपचारिक गठन कब और कहाँ हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, ठीक। अब यहाँ देखिए, भारत पर साम्राज्यवाद का कोई दो प्रभाव लिखिए। भारतीय उद्योग और व्यापार का पतन होता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संसाधनों को ब्रिटेन द्वारा जो है उनका शोषण किया गया, है ना। तो ये भारत पर साम्राज्यवाद के प्रभाव थे। आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे जर्मनी और इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा के दो कारण, उपनिवेश और बाजारों को पर अधिकार की होड़ लगना, सैन्य शक्ति और नौसेना का विस्तार करना, ठीक। अब नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम की जांच कीजिए। तो पहला विश्व युद्ध के जो परिणाम था उसकी जांच अगर हम करें तो क्या था, वर्साई की संधि होती है, जर्मनी पर कठोर दंड लगा दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, यूरोप का राजनीतिक मानचित्र बदल जाता है, फांसीवाद नाजीवाद का भी उदय होता है। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम थे, ठीक है। आगे, पश्चिमी शक्तियों ने इटली और जर्मनी के साथ तुष्टीकरण की नीति क्यों अपनाई। युद्ध से बचने और यूरोप में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पश्चिमी देशों ने जापान और जर्मनी और इटली की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया और तुष्टीकरण की नीति कहलाई है, ठीक है। इटली और जर्मनी में फांसीवाद के उदय के कारणों की जांच कीजिए, है ना। क्या कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पर फांसीवाद नाजीवाद हुआ। तो देखिए, पहला कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट, है ना। जर्मनी में भी आर्थिक संकट था, इटली में भी आर्थिक संकट था। जर्मनी में तो इतना ज्यादा आर्थिक संकट था कि वहां पर लोगों को एक जोड़ी जूते खरीदने के लिए भी बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। बेरोजगार और महंगाई बढ़ गई थी, लोग बड़े परेशान थे दोनों देशों में। वर्साई की संधि से जर्मनी असंतुष्ट था, क्योंकि जो वर्साई की संधि जर्मनी के ऊपर लगा दी थी, जिससे जर्मनी बहुत ज्यादा कर्जे में दबा हुआ था और कर्जे में दब गया था। लोकतांत्रिक सरकारें कमजोर थी और राष्ट्रवाद तथा सैन्यवाद को जो था वो बढ़ाना था, जिसकी वजह से आगे इस तरीके से कोई भी संभावना इसकी ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। मैंने एक प्रयास किया इस पूरे चैप्टर को समझाने का, तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो इस चैप्टर मेरे द्वारा ली गई है और वो समझाई गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, है ना। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो अपने कमेंट में अपने प्रश्नों को बताइएगा, मैं देख के उनका आंसर देने की प्रयास उनका करूंगा, ठीक है। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।